ऋषभ और निकिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है। निकिता जानू। हाँ मेरा बच्चा, बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? कहाँ रह गई तुम? जल्दी आओ और मेरी टाई बांध दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ओके बेबी, अभी आती हूँ, जरा रुको, तुम्हारा ही टिफिन पैक कर रही हूँ। तभी वहां पर उसकी सास, ससुर और ननंद भी मौजूद होते हैं। लो, शुरू हो गया इनका फालतू का ड्रामा। मेरा मतलब भाभी की बेबी सिटिंग शुरू हो गई। अरे कितने बड़े हो गए हैं दोनों, फिर भी हमारी ये बेवकूफ बहू मेरे ऋषभ लल्ला को बच्चा बच्चा कहकर पुकारती है। बेशरम कही की। अरे हमने तो हर तरह का प्यार देखा है, लेकिन ऐसा बकवास प्यार ना बाबा ना। बेबी, बाबू, बूबू, दिन रात सुबह शाम इनका तो बस यही चलता रहता है। फिर निकिता ऋषभ को टिफिन देते हुए कहती है, ऋषभ माय बेबी, ध्यान से ऑफिस जाना, वो मॉल के आगे वाले रास्ते पर जरा धीरे से गाड़ी चलाना, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। और हाँ, अपना टिफिन खुद ही खाना, और उस ध्रुव के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। वो तुम्हें ऑफिस के बाद फिर से क्लब ले जाएगा और वापस दारू पिला देगा। नहीं स्वीटी बाय, तुम टेंशन मत लो। बाय बाय मेरा बच्चा। अरे बस करो तुम दोनों, नाक में दम करके रखा है। अरे तुम दोनों का बेवकूफ वाला प्यार देखकर तो मेरे सिर में दर्द होने लगा है। और ऋषभ लल्ला, ये निकिता बहू तेरी बीवी है, माँ नहीं। और निकिता बहू, ये ऋषभ तेरा पति है, कोई बच्चा नहीं है जो तू इसे दिन रात बेबी सोना बच्चा कहती रहती है। ओफो माँ जी, आप मेरे और मेरे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा चांद सितारा है, समझी आप? हाँ माँ, आपको मेरे और निकिता के प्यार को समझने के लिए पूरी उम्र लग जाएगी। अरे तुम दोनों के इस फुद्दू से प्यार को समझकर मुझे क्या अचार डालना है क्या? या फिर मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला है? निकम्मे कहीं के। और भैया, आप थोड़ी ना कोई स्कूल जाते हुए बच्चे हो जो भाभी आपको इतने इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तुम दोनों को अपना ये बाबू शोना बंद करना होगा। अभी तुम नौजवान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम अब पति पत्नी हो। थोड़े तो समझदार बनो। घर वाले ऋषभ और निकिता को बहुत समझाते हैं, लेकिन वो दोनों बिल्कुल नहीं समझते। फिर एक रात, अरे भैया खाना खा लीजिए, भाभी आती ही होगी। आज मार्ट में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए उन्हें टाइम लग रहा होगा। नहीं रितु, मैं तुम्हारी भाभी के आने का इंतजार करूंगा ताकि वो मुझे अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से खाना खिलाए। क्या आप ये सब क्या बोल रहे हो? अरे आप कोई छोटे बच्चे हो क्या जो आपको किसी के खिलाने की जरूरत पड़े? ऋषभ, चुपचाप अपने हाथों से खाना खा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, मैं तो मेरी प्यारी दुलारी जाना के आने के बाद ही खाना खाऊंगा, और वो भी उसके हाथों से। बेबी, मैं आ गई। मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं? और ले, कोई बात नहीं, मैं अब भी खिला देती हूँ तुम्हें। ओके जानू, आ जाओ जल्दी। मैं और ये थाली, हम दोनों भी तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। फिर निकिता ऋषभ को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देखकर मीनाक्षी और जगमोहन को बहुत गुस्सा आता है। बाप रे, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों से। कितनी नौटंकी करते हो। अरे तुम दोनों के इस अजीब से प्यार को देखकर तो मुझे उल्टी आती है। इतना क्या गुलू गुलू करते रहते हो तुम दोनों? अभी भी कोई देर नहीं हुई, इसीलिए सुधर जाओ तुम दोनों, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऋषभ और निकिता अपने घर वालों की बातों को अनसुना कर देते हैं। फिर एक दिन, ऋषभ, हमें गांव जाना होगा, वो हमारे गांव के परिवार में किसी की मौत हो गई है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जाओ, अपने पापा के साथ जाओ। हाँ ऋषभ बेटा, अपना सामान पैक कर लो, जल्दी निकलना होगा हमें। नहीं पापा, मुझे पहले निकिता से पूछना होगा।
कि मैं आपके साथ जाऊं या नहीं। ओफो भैया, आप क्या छोटे बच्चे हो क्या जो आपको भाभी की परमिशन की जरूरत है? आपके लाइफ के डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते क्या? नहीं, ऋषभ मेरा बाबू है और मेरे बाबू को मुझे पूछे बगैर कोई नहीं ले जा सकता। बाबू, तुम नहीं जाओगे गाँव क्योंकि तुम्हारा वहां पर ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए तुम यहीं पर रहोगे। ठीक है जानू। देखा पापा, निकिता ने बोल दिया, अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता। क्या? अरे ये तुझे क्या हो गया है ऋषभ? अपनी बीवी का पालतू कुत्ता बन गया है तू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। जोरू का गुलाम देखा था, लेकिन जोरू का बच्चा पहली बार देख रही हूँ। अरे यहाँ पर तो भाभी भैया की माँ बन गई है और भैया भाभी के बच्चे। ऐसे कैसे चलेगा भैया? आप लोग हमारी आशिकी कभी नहीं समझ पाओगे। आशिकी? अरे आशिकी का ए भी पता है क्या तुम्हें? बड़े आए अपने प्यार को आशिकी का नाम देने वाले। अरे निब्बा निब्बी वाला बचपने जैसा प्यार है तुम दोनों का। इतने पढ़े लिखे हो, शहर में काम करते हो, लेकिन क्या फायदा इन सब का, जबकि तुम्हारी हरकतें तो गवारों जैसी है। घर वाले अब ऋषभ और निकिता के इस बचकाने वाले प्यार से बहुत ज्यादा तंग आने लगते हैं। पर तभी एक दिन ऋषभ और निकिता दोनों कहीं से घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से ऋषभ का पैर एक पत्थर से टकराता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। आह, मेरा पैर! ओह नो! तुम ठीक तो हो ना बाबू? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? नहीं स्वीटहार्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? देखो, ठीक से चल भी नहीं पा रहे। हम एक काम करते हैं, घर में चलकर मैं इस पर बाम लगा दूंगी, लेकिन अभी के लिए हम टैक्सी से चलते हैं। फिर वो दोनों कई देर तक टैक्सी आने का इंतजार करते हैं, लेकिन ऑटो या टैक्सी नहीं आती और इसीलिए निकिता ही ऋषभ को अपनी गोदी में उठा लेती है। और तभी गली के मोहल्ले की औरतें सभी देख लेती है और घर के गेट पर खड़ी मीनाक्षी से कहती है, देखो तो मीनाक्षी बहन, तुम्हारी बहू को तो बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो उसका पति है ना बच्चे के रूप में, तुम्हारी बहू का बच्चा। अरे अंगरी, तूने बिल्कुल सही कहा। अरे कैसे एंटीक पीस है ये दोनों, सच में बहुत ही अजीब है दोनों की लव स्टोरी। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। बस ठान कर रखा है कि अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां तो उड़ा कर ही रहेंगे, फिर चाहे जो हो जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही है? वो मेरे बच्चे के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए उसे उठा लिया मैंने। अगर मोच का दर्द ज्यादा बढ़ जाता तो क्या होता मेरे बाबू को, है ना बेबी? हाँ, पता नहीं कब खत्म होगी इनकी नौटंकी। हे भगवान, उठा ले हमें। ये रोज रोज का देखने से अच्छा तो एक बार में ऊपर ही चला जाओ। अरे कितनी नाक कटवाओगे तुम दोनों? लोगों के लिए चलते फिरते कॉमेडी शो के किरदार बन गए हो तुम दोनों। लेकिन इतना होने के बाद भी इन दोनों पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन निकिता अपने मायके चली जाती है। ये ले बेटी, ये लड्डू तेरे लिए मैंने अपने हाथों से बनाए हैं और पैक भी करके रखे हैं। वाओ माँ, ये तो मेरे फेवरेट लड्डू है। थैंक यू सो मच माँ। अभी तो बस मेरा बच्चा आ जाए तो मैं उसे भी खिलाऊंगी, उसे ये बहुत पसंद आएगा। कब तक आएगा क्या पता। हाय हाय, अरे ये तो क्या कह रही है निकी? तेरा बच्चा? अरे तूने बच्चा कब पैदा किया? कहीं तूने और जमाई ने कोई बच्चा तो गोद नहीं लिया ना? इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्या जमाना आ गया है। ओ गॉड माँ, आप भी ना। अरे मैं मेरे बच्चे यानी मेरे पति की बात कर रही हूँ, मतलब आपकी जमाई की। मेरा लाडला नटखट पति ऋषभ की बात कर रही हूँ मैं। क्या? इसका मतलब तू सच में उसे अपना बच्चा मानती है? उस दिन समदन जी भी मुझे फोन पर बता रही थी
कि कैसे तूने जमाई को अपनी गोद में उठा लिया था और मोहल्ले में मजाक बन गया था। तब मैंने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये तो सच में एक गंभीर बात है। अपने पति को तू बच्चा कैसे बोल सकती है? क्यों नहीं बोल सकती माँ? अब वो मेरा छोटू सा क्यूट सा बेबी है ना माँ। अब क्या करूँ? बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गोलू मोलू बच्चे से। हे भगवान! लो, आ गया मेरा बाबू। फिर ऋषभ और निकिता बड़े ही प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं। निकिता, माय स्वीटहार्ट, ओह माय बेबी, पिछले 6 घंटों से मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ओह हे भगवान! अरे तुम दोनों को ये सब शोभा देता है क्या? तुम दोनों ने ये सब मेरे सामने बोला, ये ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर वाला ये सारी बातें सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा कि तुम दोनों पागल ही हो। तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, पति पत्नी हो। थोड़ा पति पत्नी की तरह रहा करो। ये बाबू सोना जादू टोना वगैरह वगैरह अपने बेडरूम तक सीमित रखो, लेकिन दुनिया वालों के सामने थोड़ा इज्जत से पेश आओ। अनुजा की बातें सुनकर उन दोनों को बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे तुम दोनों का समाज और बाकी चीजों की कुछ भी नहीं पड़ी। बाहर की दुनिया को अपना बेडरूम समझ के रखा है तुमने। अरे तुम दोनों को समझा समझा कर तो तुम्हारे घर वाले भी तंग आ चुके हैं। एक बार कही गई बात पर तो बच्चे भी समझ जाते हैं, लेकिन तुम दोनों को कब समझ आएगी क्या पता। माफ कर दीजिए मम्मी जी, आप सही कह रही हो। शायद हम दोनों लाइन क्रॉस कर रहे हैं और दुनिया वालों के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहे हैं, जिससे सभी लोग हमसे इरिटेट हो रहे हैं। हाँ माँ, एंड थैंक यू हमें सच्चाई और सही गलत का आईना दिखाने के लिए। आगे से हम अपने प्यार को अपने तक ही सीमित रखेंगे और बाहर की दुनिया में सही तरह से पेश आएंगे, एकदम मैच्योर बनकर आएंगे। फिर उस दिन के बाद से निकिता और ऋषभ दोनों एक मैच्योर कपल की तरह रहने लगते हैं और अपनी बचकानी हरकतों को सुधार देते हैं। शोभा एक बहुत ही सुंदर और अमीर औरत होती है, लेकिन उसकी बेटी अवनी काली होती है। वही उसका बेटा कपिल गोरा होता है। अवनी के कालेपन को देखकर शोभा को बहुत गुस्सा आता रहता है। अवनी, अभी तो तू बड़ी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तेरा रंग कैसे नहीं बदला? मुझे तो लगता था कि बड़े होने पर तू गोरी हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ, अब मैं क्या करूँ? आप जो भी बोलती हो मैं वो सब करती हूँ, उसके बाद भी मेरा रंग वैसे का वैसा ही रहता है। तू एक काम कर, आज अपने चेहरे पर ये लेप लगा। ये तेरी दूर की बुआ जी ने बताया हुआ लेप है और ये बहुत असरदार है। ठीक है माँ, लगाती हूँ मैं इसे। फिर अवनी उस लेप को लगाती है, लेकिन उसकी माँ के बताए गए लाख पैतरों के बाद भी उसका रंग काला का काला ही रहता है। थोड़े समय बाद अवनी के बड़े भाई की शादी होती है, जिसके बाद घर में बहू रानी मेघना आती है। देख अवनी, तेरी मेघना भाभी कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है, और तू? कपिल दिखने में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे मेघना जैसी सुंदर और गोरी बहू मिली। अगर तूने भी अपने रंग को नहीं निखारा तो तुझे कोई नहीं पूछेगा। हाँ माँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। समझती ही रहे बस तू, लेकिन उनके उपाय मत ढूंढ। अरे जरा जिम जाया कर, पसीना बहाने से भी चेहरे पर ग्लो आता है। ओफो माँ जी, क्या अब भी ये कैसी बातें करती हो? इस सब से कुछ नहीं होता। बचपन से लेकर अब तक अवनी का रंग नहीं बदला, तो अब कैसे बदलेगा? और क्या हुआ अगर ये काली है तो? इसे कोई ना कोई अच्छा लड़का तो जरूर मिलेगा। नहीं मेघना बहू, तुम एक लड़की हो, इसीलिए हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन एक लड़के के लिए मैं बहुत सोचूंगी। मुझे अपनी बराबरी का अमीर और हैंडसम लड़का चाहिए। मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच नहीं आनी चाहिए। अवनी को देखने के लिए कई सारे लड़के आते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रिजेक्ट करके ही चला जाता है। एक दिन
जब मेघना का छोटा भाई श्लोक मेघना के ससुराल आता है तभी। हेलो अवनी, कैसी हो तुम? मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ श्लोक। बस ऑल गुड। अरे श्लोक, अवनी के लिए अगर कोई अमीर लड़का होगा तो प्लीज देखना, इसकी शादी करानी है। माँ जी की जिद है कि वो किसी अमीर लड़के से ही उसकी शादी कराएगी। हाँ श्लोक, मैं तो परेशान हो गई हूँ माँ के रोज रोज के ताने सुनकर। अब बस मुझे भी शादी करके चले जाना है यहाँ से। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी भगा कर ले जाऊँ क्या? क्या बोलती हो? ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि माँ के टर्म्स एंड कंडीशंस में तुम नहीं बैठते। उन्हें एक अमीर लड़का चाहिए। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर तो मुश्किल है। हंसू या रो, कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में। अवनी के लिए जो भी रिश्ता आता है वो जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। ये देखकर शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पता नहीं कौन से पनौती भरे समय में पैदा हुई थी ये काली कलूटी। इस उम्र में तो सारी लड़कियां का ब्याह हो भी जाता है, और एक ये है जो अभी तक ऐसी ही पड़ी है अपने मायके में सड़ते हुए। माँ, मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे जानबूझकर थोड़ी ना कर रही हूँ। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, आप खामोखा इस पर चिल्ला रही हो। अगर इसका रंग काला है तो इसमें इसका क्या दोष? फिर मेघना अवनी को सांत्वना देती है। फिर एक दिन अचानक से एक अमीर घराने का लड़का यश के साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। ठीक है फिर शोभा जी, रिश्ता पक्का हुआ। जी जी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पंडित जी से पूछकर शादी का शुभ मुहूर्त भी तय किया जाता है और शोभा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह माँ जी, आज पहली बार मैंने आपके हाथ का बना कुछ खा रही हूँ। ये लड्डू तो बहुत ही टेस्टी है। आखिर बात क्या है? अरे बहू, बात ही ऐसी है, मेरी बेटी की शादी होने जा रही है। सच में? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है माँ। फाइनली हमारी चिड़िया अब उड़ने वाली है और इस आंगन को सूना करने वाली है। हाँ कपिल बेटा, मेरी तो बस यही तमन्ना थी कि मेरी बेटी का रिश्ता हमारी तरह एक अमीर लड़के से ही हो, और वही हुआ। मेघना देखती है कि अवनी अभी भी नाखुश सी है। अवनी, क्या हुआ? इस रिश्ते से तुम खुश नहीं हो क्या? और वैसे भी यश कितना अच्छा और अमीर लड़का है। हाँ भाभी, मैं खुश तो हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्यों अवनी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? भाभी, आज तक जितने भी लड़के मुझे देखने आए थे सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर यश ने क्यों नहीं किया? अवनी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो बाहर सबके साथ मिलकर खाना खाओ। फिर 2 दिन बाद मेघना और अवनी शॉपिंग करने चली जाती है। तभी वो दोनों यश को एक लड़की के साथ एक रोमांटिक डेट करते हुए देख लेती है और उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। यश और वो लड़की दोनों शराब पी रहे होते हैं। फिर मेघना यश को जाकर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। इतना बड़ा धोखा देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने बहुत गलत किया है यश। छी, तुम इतने घटिया हो सकते हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे ओ काली कोयली, इतना इशू क्यों बना रही हो? तुम्हारी माँ को तो सब कुछ पता है मेरे बारे में कि मैं कितना लड़कीबाज और शराबी हूँ। क्या? ये बात जानकर मेघना और अवनी दोनों हैरान रह जाती है और घर जाकर शोभा को सारी बातें बताती है। माँ जी, आप जानती भी है क्या कि आप कितना गलत कदम उठा रही थी? आपको सारी सच्चाई पता थी और उसके बावजूद भी आप अपनी बेटी को उस शैतान के पास भेज रही थी। हाँ, भेज रही थी मैं, क्योंकि वो लोग अमीर है और दिखने में भी सुंदर है।
मेरी बेटी वहां पर खुश रहेगी। उसे जो भी चाहिए वह सब मिलेगा वहां पर। दिन भर वह 10 जगह पर मुंह मारेगा, लेकिन रात को लौटकर तो अपनी बीवी के पास ही आएगा ना। बस कीजिए माँ, और कितना गिरेगी आप? चाहे आप लाख कोशिश कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अवनी बिल्कुल सही कह रही है माँ। अगर वो वहां पर सुखी ही नहीं रहेगी तो क्या फायदा उन पैसों का? तुम लोग ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो ये सब कर रही हूं। किसी ना किसी उद्देश्य से ही कर रही हूं मैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं माँ जी कि आपका क्या उद्देश्य है। यश के साथ शादी करने के लिए अवनी इनकार कर देती है और वो रिश्ता भी जुड़ने से पहले ही टूट जाता है। इस सब से शोभा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एक दिन जब घर में मेघना का जन्मदिन होता है तब वहां पर सभी लोग मौजूद होते हैं। भाभी, डेकोरेशन कैसा बना है? मैंने अपने हाथों से किया है। अरे वाह अवनी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया है तुमने। थैंक यू सो मच अवनी। अरे अवनी, तुम्हें तो डेकोरेशन के ऑर्डर्स लेने चाहिए। वैसे इतना बुरा डेकोरेशन भी नहीं करती तुम। सभी हंसने लगते हैं। ये देख शोभा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अवनी को साइड में ले जाकर कहती है, हाल ही में तेरा रिश्ता टूटा है, लेकिन फिर भी तू हंस रही है, खुशियां मना रही है। अरे काली पनौती, तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? माँ, अगर मैं खुश हूं तो उसमें कौन सी बुराई है? मेरा रिश्ता टूटा है, वो भी ऐसा रिश्ता जो इतना गलत था। किसी की मौत थोड़ी ना हुई है जो मैं मातंग मनाऊं। देख देख, अपनी भाभी के साथ रह रहकर कितना उल्टा बोलना सीख गई है तू। बोलूंगी मैं, गलत जगह पर उल्टा जवाब देना ही पड़ता है माँ। शोभा को अवनी का उल्टा जवाब सहन नहीं होता और वो उसे एक थप्पड़ लगाती है और ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे काली करमजली, शादी की उम्र हो गई है तेरी और तुझे कोई भी लड़का नहीं मिल रहा, फिर भी तुझे कोई गम या पछतावा नहीं है। बस बस शोभा आंटी, अपनी बेटी से ऐसे कौन बात करता है? सारे मेहमान मौजूद है यहाँ पर। तुम बीच में मुंह मत घुसाओ। ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। बस बहुत हो गया अब मैं अवनी को यहाँ रहने नहीं दूंगा। आपको इसकी शादी ही करानी है ना, तो मैं इसके साथ शादी करूंगा। हाँ, मैं इसे अपने साथ बीवी बनाकर लेकर जाऊंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मेरी बेटी की शादी एक अमीर घराने के लड़के से करानी है जो मुझसे भी ऊपर के दर्जे वाला अमीर हो। शोभा आंटी, मैं भी किसी गरीब घराने से नहीं हूं। मैं एक अमीर घराने का ही लड़का हूं और इसीलिए आपने मेरी दीदी की शादी कपिल जीजू से कराई है। और रही बात पैसों की, तो प्यार और रिश्ते पैसों से नहीं तोले जाते। हाँ माँ जी, श्लोक बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन श्लोक, तुम इस फैसले को लेकर श्योर हो ना? हाँ दीदी, मुझे अपने इस फैसले से कोई एतराज नहीं है। आपके और जीजू की शादी को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और मैं 1 साल से अवनी को जानता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है और अगर इसका रंग काला है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे इससे ज्यादा सुंदर लड़की पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी, क्योंकि इसका दिल सुंदर है, मन साफ है। श्लोक, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अवनी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ सौंपने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू श्लोक। इतना कहकर अवनी भावुक हो जाती है। बस बेटी, मत रो। और श्लोक बेटा, तुमने तो आज मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत गलत थी। ममता और इज्जत, इन दोनों के बीच फंस गई थी मैं। लेकिन आखिर में मुझे अपने ममता का आईना दिखाने के लिए धन्यवाद बेटा। इसका मतलब आपको भी कोई एतराज नहीं है माँ जी? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आज के इस हादसे के बाद
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्लोक के सिवा अवनी के लिए कोई बना ही नहीं है। जाओ, बजा दो शादी की शहनाई। श्लोक और अवनी बहुत खुश होते हैं और फिर मेघना की काली ननद अवनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में खुश रहती है।